स्मृति ईरानी पर चल गया राहुल गांधी का जादू। स्मृति ईरानी पर राहुल गांधी का जादू चल गया है। कह रही हैं कि सफेद टी शर्ट में राहुल की राजनीति बदल गई है। राहुल ने देश भर के लोगों को सफेद टी शर्ट से एक अलग संदेश दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। प्रणाम इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार हरिशंकर जोशी जी। और आपका प्रणाम सर। बहुत प्रणाम प्रणाम सर। आप दर्शकों का भी जो लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो आम दिनों की चर्चा से थोड़ा अलग है। और ये चौंकाने वाली बात भी है कि स्मृति ईरानी राहुल गांधी की प्रशंसा कर रही हैं। राहुल गांधी ने स्मृति ईरानी को बदल दिया है। ये बात थोड़ी चौंकाती है। लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो इसका मतलब है कि राहुल गांधी ने अपने बहुत बड़े आलोचक को अपना फैन बना लिया है। जो स्मृति ईरानी राहुल गांधी और गांधी परिवार को दिन रात गाली देने में विश्वास करती थी, जिस स्मृति ईरानी का भारतीय जनता पार्टी में एलिवेशन, ऊंचाई चढ़ना इस वजह से हुआ कि वो राहुल गांधी और गांधी परिवार को दिन रात कोसते रहे, अपशब्द बोलते रहे, गालियां देते रहे, नीचा दिखाते रहे। वो स्मृति ईरानी बदल गई है। स्मृति ईरानी बदली है तो क्यों बदली है? वो अपनी राजनीति को संवारने के लिए उनके लिए ये मजबूरी हो गया कि वो राहुल गांधी की प्रशंसा करें। ये तो पूरे देश की राजनीतिक आबो हवा को बदलने वाली बात है। वरना स्मृति ईरानी राहुल गांधी की तारीफ करें, ऐसा तो कोई सोच नहीं सकता था, हो नहीं सकता। ऐसी बातों में ये शुमार होता है। लेकिन ऐसा है, ऐसा हुआ है। और अब देश भर में स्मृति ईरानी के उस बयान की चर्चा हो रही है जिसमें वो बोल रहे हैं कि राजनीति बदल कर रख दी है राहुल गांधी ने। जिसमें स्मृति ईरानी बोल रही हैं कि सफेद टी शर्ट में संसद भवन में बैठना, दुनिया चाहे जैसे बोले, लेकिन वो युवाओं को संदेश देने में कामयाब हो रही हैं। मतलब भारतीय जनता पार्टी चाहे जितना मजाक उड़ा ले राहुल गांधी का, ये स्मृति ईरानी के कहने का मतलब है। लेकिन राहुल गांधी जो सफेद टी शर्ट में कर रहे हैं, स्मृति ईरानी के शब्दों में वो अलग किस्म की राजनीति है, युवाओं पर अपना प्रभाव डाल रही है। ये अब मैं थोड़ा और आगे बोलूं इससे पहले चाहता हूं कि आप स्वयं सुन लें कि स्मृति ईरानी बोल क्या रही हैं, तब आपको थोड़ा पता लगेगा कि मैं जो बोल रहा हूं वो उसके कितना करीब है। देखिए कि राहुल गांधी की पॉलिटिक्स में एक चेंज आया है। पॉलिटिक्स में चेंज आया है। He thinks he has tasted success. तो if you notice, कहाँ जाके कास्ट का जब वो बोलते हैं, जैसे कि मैंने कहा, उनके इतने साल की राजनीति में पहली बार वो एज एन इंस्ट्रूमेंट बोल रहे हैं। टी शर्ट पहनते हैं पार्लियामेंट में, तो वो जानते हैं कि उस वाइट टी शर्ट का एक युवा पीढ़ी में वो क्या संदेश देना चाह रहे हैं। तो हम इस गलत फहमी में ना रहें कि वो कोई भी कदम जो है, वो आपको कदम अच्छा लगे बुरा लगे, वो कदम आपको बचकाना लगे, लेकिन वो अलग पॉलिटिक्स अब कर रहे हैं। आप सुन रहे हैं, आपके कानों पर खुद क्या आपको भरोसा हो रहा है? आप यकीन कर पा रहे हैं कि आप जिन्हें सुन रहे हैं वो स्मृति ईरानी है?
क्या आपको नहीं लगता कि जरूर ये एआई का कुछ कमाल होगा? ये स्मृति ईरानी हो नहीं सकती। लेकिन यकीन मानिए, हम जो आपको वीडियो जो हिस्सा दिखा रहे हैं, कोई एआई का कमाल नहीं है, कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है। ये सुशांत सिन्हा के साथ में बातचीत कर रही हैं, उसका एक अंश है। और आप सुशांत सिन्हा को जानते हैं, घोर दक्षिणपंथी पत्रकार हैं। उनकी शो में स्मृति ईरानी कह रही हैं कि राहुल गांधी को लगता है कि उन्होंने जीत का स्वाद चख लिया है। राहुल गांधी को लगता है कि उन्होंने जीत का स्वाद चख लिया। और कितना सटीक स्मृति ईरानी ने समझा है कि राहुल गांधी वाकई हार को भी हार नहीं मान रहे। जो लोकसभा में आंकड़ों में वो हारे हैं, उसको हार मान ही नहीं रहे। वो कह रहे हैं कि हमने नरेंद्र मोदी का आत्मविश्वास खत्म कर दिया है। संविधान बचाने की कवायद में जातीय जनगणना का नारा लेकर अंबानी अडानी समर्थक क्रोनी कैपिटलिज्म सरकार बोलते हुए, लैटरल एंट्री का सवाल उठाते हुए, भ्रष्टाचार का सवाल उठाते हुए, अपोजिशन के खिलाफ लोकतंत्र तानाशाही का इस्तेमाल करते हुए, ये सारी बातें कहते हुए राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमने राजनीति बदल दी है। और उस बात की तस्दीक कर रही है स्मृति ईरानी कि राहुल गांधी ने राजनीति बदल दी है। वो कह रही हैं कि सफेद टी शर्ट में हम उनको जितना बचकाना समझे, यानी बीजेपी की गलत सोच को भी वो इंडोर्स कर रही हैं कि राहुल गांधी के बारे में बीजेपी जो सोच रखती थी कि राहुल गांधी बचकाना है, बचकाना कर रहे हैं। आज भी वो बालक बुद्धि बोलते हैं बीजेपी वाले, पहले पप्पू बोलते थे, अब बालक बुद्धि बोलते हैं। इस पर प्रहार कर रही है स्मृति ईरानी। मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा हूं कि स्मृति ईरानी राहुल गांधी की फैन हो गई हैं, नहीं नहीं नहीं, फैन नहीं हुई। राहुल गांधी को समझ रही हैं कि राहुल गांधी ने देश में कितना बड़ा बदलाव ले आया। वो बीजेपी को गलत ठहरा रही हैं कि उसको बचकाना, उनके व्यवहार को मत समझिए, आगाह कर रही है बीजेपी को। राहुल गांधी के बारे में स्मृति ईरानी ने थोड़े शब्दों में जितना बड़ा बोल दिया है, भारतीय जनता पार्टी को अपनी अंतर में, गहराई में जाकर के समझना पड़ेगा। और न समझे तो राहुल गांधी की लोकप्रियता का ग्राफ कुछ राज्यों में आज नरेंद्र मोदी से आगे है, बड़े बड़े राज्यों में आगे है, पूरे देश में आगे हो जाए तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। अब मैं आता हूं हरिशंकर जोशी जी से इसका मतलब समझने के लिए। थोड़ी देर बाद मैं फिर सुनाऊंगा आपको स्मृति ईरानी की ये बाइट, क्योंकि ये बाइट सुनने लायक भी है और इनके शब्दों को मन में रखने लायक भी है कि ये क्या बदलाव आ गया। भारत की राजनीति में इतना बदलाव आ गया कि गांधी परिवार का एक मुखर आलोचक, भारतीय जनता पार्टी की नेता, नरेंद्र मोदी की जबरदस्त फैन, जबरा फैन, वो अचानक राहुल गांधी की तारीफ में बिछ गई लगती है। कैसे देखते हैं आप हरिशंकर जोशी जी? सदमे में हूं मैं। सदमे में आप कह रहे हैं देखते हैं, मुझे तो दिखाई देना ही बंद हो गया, मुझे तो दिखाई देना ही बंद हो गया है। और आप कह रहे हैं ये एआई नहीं है। मैं बार बार यही सोच रहा हूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या स्मृति ईरानी है। लेकिन बात ये है प्रेम जी कि ये बात अपनी जगह है, सदमा वगैरह कुछ नहीं। व्यक्ति जो है वही सही होता है जो ठोकरे खाकर थोड़ा अकल आ जाती है। जिसमें काजू बादाम खाने से अकल आती तो हर कोई इस दुनिया में अकल वाला होता। अकल कहीं मिलती नहीं है, वो ठोकरे खा खा कर आती है। और मुझे लगता है कि उसकी शुरुआत हो गई है स्मृति ईरानी में। देखिए, जिस तरह से राहुल गांधी ने मोहब्बत की दुकान खोली और जब स्मृति ईरानी को ट्रोल किया जा रहा था, जब उनसे वो मकान खाली कराया जा रहा था, जो सरकारी आवास था उन्हें मिला था, और कांग्रेस के लोग, दूसरे लोग स्मृति ईरानी को ट्रोल कर रहे थे, लगातार ये बात कह रहे थे कि मतलब अनाप शनाप
बोल रहे थे, टिप्पणियां कर रहे थे, तब राहुल गांधी ने आगे आकर कहा था कि आप एक स्त्री का सम्मान करना सीखिए, स्मृति ईरानी मतलब का सम्मान कीजिए। उन्होंने जो एक लैंग्वेज जो भी अपनी लिखी थी, वो एक मैं इसको टर्निंग पॉइंट मानता हूं। उन्होंने कहा था कि हार जीत तो लगी रहती है। देखिए, बात यह है कि हार के बाद स्मृति को बंगला खाली करना पड़ रहा था। एक समय था जब राहुल गांधी को यह बंगला खाली करना पड़ा था तो उन्हें ट्रोल किया गया था। वो उस पीड़ा को समझ सकते थे कहीं ना कहीं। हालांकि उन्होंने बहुत आसानी से अपना वो किया और चाबी हाथ में दी, और जो व्यक्ति पोजीशन लेने आया था उससे हाथ मिलाया और थैंक यू बोला उसे, और चेक कराया, और वो वहां से विदा हो गए। लेकिन देखिए, उन्होंने, राहुल गांधी ने जब कहा कि अपमानित करना कमजोरों की निशानी है, ये उन्होंने ट्वीट किया था। अगर मैं गलत हूं तो मुझे सही कर दीजिएगा प्रेम जी। उन्होंने कहा था कि अपमानित करना कमजोरों की निशानी है। तो ये बात जो है उस वक्त राजनीतिक गलियारों में इसकी बहुत चर्चा हुई थी, और राहुल गांधी को लोगों ने मतलब एक कदम आगे और मतलब एक सीढ़ी ऊपर और समझाता कि आखिर राहुल गांधी हैं क्या, राहुल गांधी की राजनीति क्या है। और वही राहुल गांधी जो है उन्होंने अब देख लीजिए उस मोहब्बत की दुकान को कहां तक पहुंचा दिया है, उन लोगों के मन में भी पहुंचा दिया है जो जहर उगला करते थे उनके लिए, जो खुद ट्रोल आर्मी का हिस्सा थे। तो ये कहना कि स्मृति ईरानी ने जो कहा है वो प्रेम जी, वो लग सकता है कि वो बहुत अविश्वसनीय, अकल्पनीय है, ये किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कहलवाया गया है। लेकिन मुझे लगता है कि इसकी शुरुआत जो है वो उसी दिन हो गई थी जिस दिन राहुल गांधी ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और दूसरे लोगों से कहा था कि अपमान करना जो है वो अनुचित है, वो निशानी नहीं है, इंसानों की निशानी नहीं है। तो वो उसमें एक बात तो, एक बिंदु तो ये है स्मृति ईरानी में, और बहुत सारे बिंदु हो सकते हैं। दूसरा मैं जो मानता हूं वो ये है कि स्मृति ईरानी से जिस तरह का व्यवहार अमेठी हारने के बाद उनके अपने सगे संबंधियों ने किया, वो सगे संबंधी जिनके लिए वो अपने दिमाग को फ्रीज में रखकर बोला करती थी, जिनके बारे में वो मतलब लगातार जिनके पक्ष में, जिनके लिए वो किसी से भी भिड़ जाया करती थी, राहुल गांधी को और तमाम सारे विरोधी नेताओं को, विपक्षी नेताओं को भला बुरा कहा करती थी, और गरज कर आती थी। ऐसा लगता था जैसे अभी धरती फाड़ देंगी, पैर मारेंगी। तो उस स्मृति ईरानी को जब अपनों से ये मिला तो उनको सम्मान भी ना मिला। देखिए, एक होता है कि पद मिलना, एक होता है सम्मान मिलना। पद और सम्मान में अंतर है। पद तो एक आती जाती चीज है, सम्मान जो है वो हमेशा बना रहता है। तो वो जिस तरीके से उन्हें हिकारत की दृष्टि से देखा गया, जैसे उन्हें दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया गया। दूसरा मैं बिंदु समझता हूँ, स्मृति ईरानी को उससे भी कुछ अकल आई होगी। बाकी प्रेम जी, आप दूसरी बाइट जो सुनाना चाहते हैं या दूसरा हिस्सा जो सुनाना चाहते हैं, मैं अपने को रोक नहीं पा रहा हूँ, आप वो हिस्सा जरूर सुनाइए और तत्काल सुनाइए सर। जी, हम उसको जरूर सुनाते हैं। ऐसा नहीं है कि स्मृति ईरानी ने कुछ ऐसी बात बिना सोचे समझे की है। स्मृति ईरानी ने बहुत सोच समझकर ये बात की है। आप देखे होंगे अमेठी में चुनाव हारने के बाद बहुत दिनों तक तो स्मृति ईरानी दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन हम आपको अभी एक ताज़ा बयान एक अलग किस्म का भी दिखाना चाहते हैं। वो बयान उत्तर प्रदेश से है और योगी आदित्यनाथ के बारे में है, और योगी आदित्यनाथ को लेकर के वो बयान है, और बयान बीजेपी के एमएलए का है, और वो बयान कुछ ये ऐसा है जो आप देखकर चौंक जाएंगे। यह भी चौंकाने वाला बयान है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और विधायक होकर के मंत्री भी रहे हैं, और आज कह रहे हैं कि
योगी आदित्यनाथ से नकारा मुख्यमंत्री हुआ ही नहीं। आप समझ सकते हैं, बीजेपी का एमएलए जो बीजेपी की सरकार में मंत्री रहा हुआ हो, वो कह रहे हैं कि मायावती सरकार अच्छी थी, रिश्वतखोरी कम थी और इस योगी आदित्यनाथ से नकारा कोई मुख्यमंत्री हुआ ही नहीं। और ये आज सुबह से टेलीविजन मीडिया की सुर्खियां बना हुआ है। पहले सुर्खियां देखते हैं, फिर बयान भी आपको सुनाएंगे। मिला कि उनको सम्मान भी ना मिला। देखिए, एक होता है कि पद मिलना, एक होता है सम्मान मिलना। पद और सम्मान में अंतर है। पद तो एक आती जाती चीज है, सम्मान जो है वो हमेशा बना रहता है। तो वो जिस तरीके से उन्हें हिकारत की दृष्टि से देखा गया। ये जो हमने आपको सुनाया, ये रिकॉर्ड करते समय हरि जी की आवाज भी जो है रिकॉर्ड हो रही थी, तो आप सुन रहे थे, लेकिन टेक्स्ट में हम आपको सुनाना चाहते थे और एक्चुअल जो उन्होंने कहा है राम शरण जी ने, वो बाइट अब हम आपको सुनाते हैं। लोगों से यही कहता हूं, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का हूं, लेकिन मैं कहता हूं योगी जी जितने भी मुख्यमंत्री हुए, सारे मुख्यमंत्रियों से बेकार नकारा। इतना पैसा चल रहा, अगर इससे बढ़िया मायावती थी जिसके समय में पैसा बंद हुआ था करते। मैं डरता नहीं हूं कि हुआ की, तो मैं सबको कह देता हूँ खरी कहने को। अब इस विषय पर हम बात करेंगे, लेकिन थोड़ा ठहर करके जोशी जी, हम लौटते हैं स्मृति ईरानी पर और स्मृति ईरानी की बात को दोबारा सुनते हैं और फिर बात करते हैं कि स्मृति ईरानी ने बोला क्या है और उस बोलने का मतलब क्या है। एक बार फिर हम आपको सुनाने जा रहे हैं कि स्मृति ईरानी ने क्या बोला। धैर्य से सुनिए, आपके कानों पर भरोसा ना हो लेकिन भरोसा कीजिए, आपकी आंखों पर भरोसा ना हो लेकिन भरोसा कीजिए। यह स्मृति ईरानी ही है, कोई एआई नहीं है। और स्मृति ईरानी कह रही हैं कि राहुल गांधी ने राजनीति बदल दी है। राहुल गांधी को बचकाना जो लोग समझ रहे थे वो सही बात नहीं है, यानी बीजेपी की ओर में वो आलोचनात्मक दृष्टि से बता रही हैं। क्या बता रही है, आप खुद भी थोड़ा एनालाइज कीजिए। राहुल गांधी की पॉलिटिक्स में एक चेंज आया है। पॉलिटिक्स में चेंज आया है। He thinks he has tasted success. तो if you notice, कहाँ जाके कास्ट का जब वो बोलते हैं, जैसे कि मैंने कहा, उनके इतने साल की राजनीति में पहली बार वो एज एन इंस्ट्रूमेंट बोल रहे हैं। टी शर्ट पहनते हैं पार्लियामेंट में, तो वो जानते हैं कि उस वाइट टी शर्ट का एक युवा पीढ़ी में वो क्या संदेश देना चाह रहे हैं। तो हम इस गलत फहमी में ना रहें कि वो कोई भी कदम जो है, वो आपको कदम अच्छा लगे बुरा लगे, वो कदम आपको बचकाना लगे, लेकिन वो अलग पॉलिटिक्स अब कर रहे हैं। अब इस बाइट में राहुल गांधी के लिए बोलते हुए स्मृति ईरानी क्या कह रही है, हम कोई इस गलत फहमी में ना रहे। ये कोई कौन है, ये कोई बीजेपी है, कि कोई इस गलत फहमी में ना रहे कि राहुल गांधी बचकाना हरकत कर रहे हैं। ये बीजेपी को वो आगाह कर रही है। वो कह रही कि राहुल गांधी ने जीत का स्वाद चख लिया है। वो कह रही कि राहुल गांधी जो जातीय जनगणना जैसा सवाल लेकर आए हैं, वो इंस्ट्रूमेंट की तरह एक पहली बार नजर आ रहे हैं। वो स्मृति ईरानी कह रही है कि हम चाहे जो सोचें, लेकिन राहुल गांधी ने राजनीति बदल दी है। स्मृति ईरानी कह रही है कि सफेद टी शर्ट में सदन में आकर के राहुल गांधी ने अपने युवाओं को जो संदेश देना था वो दे रहे हैं, भले हम या कोई कुछ भी समझे। आप साफ तौर पे समझ रहे हैं कि राहुल गांधी को समझने में बीजेपी ने बड़ी भूल की है। ये बात स्मृति ईरानी कह रही है। और वो स्मृति ईरानी
जो आज तक स्वयं राहुल गांधी को समझने में भूल करती रही है। जो पूरे, आपको याद होगा कि संसद भवन में संसद के भीतर सोनिया गांधी के लिए चीख चीख कर सोनिया माफी मांगो, सोनिया माफी मांगो चिल्ला रही थी। वो वक्त था स्मृति ईरानी का अपने लिए नंबर बढ़ाने का। लेकिन चुनाव के बाद पूरी तस्वीर बदल गई। राहुल गांधी ने एक साधारण से कांग्रेस कार्यकर्ता, लोकल कार्यकर्ता, समर्पित कार्यकर्ता, 3 दशक बल्कि 4 दशक से ज्यादा पार्टी से जुड़े रहने वाले कार्यकर्ता को चुनाव मैदान में उतारकर स्मृति ईरानी को पटकनी दे दी। अब स्मृति ईरानी को समझ में आया अहंकार क्या होता है, हार क्या होती है, और राहुल गांधी परिवार के खिलाफ लगातार बोलते रहने का परिणाम क्या होता है, क्योंकि वो अनर्गल बोल रही थी। चुनाव में हार के बाद स्मृति ईरानी की ये हालत बीजेपी में हो गई, जो सबको दिख रहा है। कोई टीवी में अब आना शुरू कर रही है। टीवी वाले भी नहीं पूछ रहे थे, मीडिया वाले भी नहीं पूछ रहे थे। स्मृति ईरानी ओझल हो गई थी। मोदी जी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर भी नहीं आ रही थी, क्योंकि सबको लग रहा था कि स्मृति ईरानी एक राजनीति में दाग की तरह आई है। बीजेपी में अगर उसको सामने करेंगी तो नुकसान उठाना पड़ेगा। जनता गुस्से में है स्मृति ईरानी पर और बीजेपी को नुकसान हो जाएगा। जब स्मृति ईरानी ने देखा कि जिस बीजेपी के लिए हमने कि क्या कुछ नहीं किया, पूरे गांधी परिवार को व्यक्तिगत स्तर पर जाकर के अपमानित किया, वो बीजेपी वक्त ऐसा भी आ रहा है कि स्मृति ईरानी से पीछा छुड़ा रहा है। स्मृति ईरानी की मानो आंखें खुल गई हो। अब उनको लग रहा है कि राजनीति में विरोध तो होना चाहिए, लेकिन इस हद तक विरोध नहीं होना चाहिए कि आंखें मिलाने की भी स्थिति ना रहे। तो उन्होंने एक तरह से प्रायश्चित भी किया है। ये प्रायश्चित बोध भी है कि हम पहले जो बोलते थे, लेकिन सच ये है हम कुछ भी बोले, राहुल गांधी ने देश की राजनीति बदल दी है। और ये वही बात है हरिशंकर जोशी जी, जो आप लगातार बोलते रहे हैं स्क्रीन पर कि राहुल गांधी ने देश की राजनीति बदल दी है। ये बात अगर स्मृति ईरानी को समझ में आ रही है तो ये बात देश के तानाशाह को समझ में क्यों नहीं आ रही है? ये बड़ा सवाल है। और इसी सवाल पर हम आपके सामने आते हैं कि जो बात स्मृति ईरानी को समझ में आ रही है, वो बात बीजेपी के तानाशाहों को, बीजेपी के शीर्ष पदस्थ लोगों को, सरकार के शीर्ष पदस्थ लोगों को क्यों समझ में नहीं आ रही है? क्योंकि यही बात तो सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है, ईडी को फटकार रहा है, विपक्ष का दमन बंद करो, पीएमएलए का दुरुपयोग रोको, जमानत देना जरूरी है और जेल में रखना जरूरी नहीं है, ये हमारे सिद्धांत में आता है। ये सारी बातें जो तब्दीली आ रही है, उस तब्दीली का एक टुकड़ा हमें स्मृति ईरानी के रूप में नजर आ रहा है। पूरे भारतीय राजनीति में एक बदलाव की बयार बहती हुई दिख रही है। जी जोशी जी। देखिए, रामचरितमानस में लिखा है कि प्रभु जाको दारुण दुख देई ताकि मति पहले हर ले। तो अब वो दारुण दुख की शुरुआत जो है वो हो चुकी है। और जितना मतलब जैसे था ना कि भाई तेरे 99 पाप जो है मैंने माफ किए, तो घड़ा भर चुका है। अब मोदी जी उस स्टेज में पहुंच गए हैं कि 99 से 100 के बीच में है। उनका निश्चित तौर पर मान लीजिए कि उनका सत्ताच्युत होना तय है। वो स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है, बस थोड़ा सा एक 99 और 100 के बीच वाला एक गैप बचा हुआ है। स्मृति ईरानी ने जो बातें कही हैं वो सीधे ही बीजेपी को नहीं कही, उन्होंने वो सीधे मोदी जी को कही है, उन्होंने वो अमित शाह को कही है, उन्होंने वो शीर्ष नेतृत्व को कही है।
कि जो काम आप कर रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं, जिसे आप बचकाना समझ रहे हैं, जिसे आप बालक बुद्धि समझ रहे हैं, वो व्यक्ति बालक बुद्धि नहीं है। आप भूल कर रहे थे, भूल कर रहे हैं, और भूल छोड़ दीजिए। एक तरीके से वो भी है, पैगाम भी है। और स्मृति ईरानी को अब जो है अपनी भूल का निश्चित तौर पर एहसास हो रहा है। उन्हें समझ में ही नहीं आया कि एक व्यक्ति जो एक कार्यकर्ता, कांग्रेस का एक समर्पित कार्यकर्ता, एक जिसको कहते थे कि ये गांधी परिवार का प्रबंधक है, मैनेजर है, मुंशी है, क्लर्क है, बाबू है, उसने स्मृति ईरानी को, जो कि सारे संसाधन लेकर बैठी हुई चुनाव लड़ रही थी, जिनके पास सारे संसाधन थे, उसके बाद भी उनकी सोने की लंका ध्वस्त हो गई। एक एक व्यक्ति जिसने सोने की लंका को खाक कर दिया, जो हनुमान बनकर आया और लंका जलाकर चला गया, प्रेम जी, उसकी समझ में ही नहीं आया ये हुआ क्या, कैसे हुआ। जब उसने अपने सरकारी आवाज छोड़ने के बाद, तिरस्कृत होने के बाद, कहीं एकांत वन में जाकर गोवा फोआ जाकर अपने जाकर सोचा होगा, तो उनकी समझ में आया होगा कि नहीं, राहुल बहुत ऐसे राजनीतिक हैं जो आज की राजनीति की दशा और दिशा को बदल रहे हैं, और उनको गंभीरता से न लेना। उन्होंने आत्ममंथन किया होगा तो उन्हें लगा होगा कि उनकी मूर्खता थी। उन्हें यह भी लगा होगा कि यह आदमी किस डेप्थ में जाकर राजनीति कर रहा है, राजनीति को किस दशा और दिशा में ले जा रहा है। जैसे उन्होंने टी शर्ट की बात कही कि वो एक टी शर्ट पहनकर, वो टी शर्ट जो है, उन्होंने समझा देखिए हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से डिफाइन कर सकता है किसी चीज को। उन्होंने उसे युवाओं के साथ जोड़ा, टी शर्ट। तो ये जो है राहुल गांधी की जो उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंटल या कुछ ऐसा शब्द प्रयोग, वो आपने अभी डिफाइन भी किया था उससे। तो ये देखने की बात है। अभी देखिए, अभी और बदलाव होंगे, अभी इस तरह के बदलाव आपको लगातार देखने को मिलेंगे। और ऐसा भी नहीं समझना चाहिए कि स्मृति ईरानी कांग्रेस में अपनी एंट्री के लिए जगह बना रही, या उनके लिए। हालांकि राजनीति में कोई थंब रूल नहीं होता, और ऐसा भी नहीं होता कि किसी के लिए दरवाजे बंद हो और किसी के लिए दरवाजे खुले हुए हों। सबके लिए खुले और सबके लिए बंद होते हैं। ये समय परिस्थिति पर निर्भर करता है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता फिलवक्त के स्मृति ईरानी को कांग्रेस में कोई वो अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही हो। मुझे लगता है कि वो अप्लाइज कर रही हैं, और अप्लाइज वो कर रही हैं जब उनका, देखिए वो जो टर्निंग पॉइंट है, जब राहुल गांधी ने कहा था कि अपने समर्थकों से, कांग्रेस कार्यकर्ताओं से कि उनका सम्मान कीजिए, ट्रोल मत कीजिए। वो जो मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी की है, उसका कमाल है कि जिनके दिलों में मोहब्बत का थोड़ा सा भी अंश है, उनका वो मोहब्बत का अंश जाग रहा है। वो स्मृति ईरानी में परिलक्षित हो रहा है। देखिए, ये आने वाले समय की राजनीति में आपको उसका एक दर्पण है, वो आपको दिखाई दे रहा है, प्रेम जी। जी, मैं कुछ प्रतिक्रियाएं लेता हूं इससे जुड़ी हुई। राठौर जी लिख रहे हैं, यह भी संभव है कि निकट भविष्य में स्मृति ईरानी कांग्रेस में चली जाएं, क्योंकि भाजपा में महिलाओं का सम्मान नहीं होता। नजीर नागमणि जी लिख रहे हैं, आपको भी बहुत बहुत आभार है प्रेम कुमार जी, आज आप एक अद्भुत न्यूज लेकर आए हैं, इसलिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। गौतम चौहान जी लिख रहे हैं, जम्मू कश्मीर में 3 जगह पर एनकाउंटर चल रहा है, अभी की न्यूज है, तो यह भारत का अमृत काल चल रहा है या पनौती काल चल रहा है, आप बताओ जी। बाबूलाल शर्मा जी नमस्कार कर रहे हैं, और बाबूलाल जी लिख रहे हैं कि यूपी के बारे में एक टिप्पणी कर रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, स्क्रीन पर लेकर आता हूँ। वो लिख रहे हैं कि यूपी का एमएलए सही कहाँ है, मोस्ट इनएफिशिएंट सीएम योगी आदित्यनाथ के बारे में अभी जो हमने थोड़ी देर पहले बाइट सुनाई थी उसको लेकर के कह रहे हैं।
और मोहम्मद आलम कह रहे हैं कि वी मस्ट रिमेंबर द रिमार्क्स ऑफ केसी त्यागी ऑन राहुल यूथ एंड दलित पॉलिटिक्स एंड नाउ स्मृति ईरानी, इट्स ए साइन ऑफ राहुल गांधी emerging as the superstar of modern Indian politics of drastic change. भारत की राजनीति का सुपरस्टार बनकर उभर रहे हैं राहुल गांधी, ऐसा मोहम्मद आलम जी का कहना है। अशोक शर्मा जी लिख रहे हैं, प्रेम जी स्मृति ईरानी का पूरा साक्षात्कार आपको दिखाना चाहिए। अशोक शर्मा जी, दूसरा का साक्षात्कार हम कैसे अपनी स्क्रीन पर दिखा सकते हैं? ये तो कंपल्सन भी तो समझिए। पॉल शर्मा जी लिख रहे हैं, सिंपली राहुल जी ग्रेट पर्सन। बाबूलाल शर्मा जी लिख रहे हैं, स्मृति अपनी कुंठा एंड इंटरनल दुख व्यक्त करते हुए कहीं ना कहीं सही बात कही है। और मुकेश पांचाल जी लिख रहे हैं, कन्नड़ रजत तो है तो ही 2014 आज़ाद हुआ है भारत। अच्छा, कंगना रनौत के बारे में लिख रहे हैं वो कि उन्होंने कहा था। चलिए, मुकेश पांचाल जी आगे नमस्कार कह रहे हैं, आपको भी नमस्कार। बाबूलाल जी लिखे, एरोगेंस तो इस बाइट में भी दिखा है। सही पकड़े हैं बाबूलाल जी, लेकिन हम जो पकड़ रहे हैं वो बात अलग है। और भूपेंद्र जी लिख रहे हैं, अब अंधभक्त लोग किसी भी समय स्मृति जी को ईरान की निवासिनी भी बता सकते हैं। मतलब ये नेचर बता रहे हैं कि जो कोई राहुल का समर्थन में कुछ बोल दे उसको अंधभक्त बख्शते नहीं हैं। भूपेंद्र जी ने लिखा। मुकेश पांचाल जी लिख रहे हैं, श्री राहुल गांधी जी जिंदाबाद, जय सिया राम, कांग्रेस जिंदाबाद। और विजय राम जी लिख रहे हैं, आप दोनों प्रबुद्ध जनों को सादर नमन, आपका बहुत बहुत स्वागत है विजय राम जी। भूपेंद्र जी का कहना, मैडम ने हिंदी में बोला है इसलिए शीर्ष नेतृत्व अब सब समझ गया होगा। इफ शी वुड हैव सेड इन इंग्लिश इट वुड हैव बीन डिफिकल्ट फॉर द शीर्ष नेतृत्व टू मेक आउट व्हाट शी इज सेइंग। ये बात इंपॉर्टेंट कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी ने हिंदी में बोल करके अपने नेतृत्व को संदेश भेज दिया है कि कोई गलतफहमी न रहे कि वो कुछ और बोल रही थी। मोहम्मद इब्राहिम सिद्दीकी लिख रहे हैं, लाइक ड्यूक कैन नेम डिड मी गॉन सो स्लिप लाइक सेट ब्लू जोन्ड एंड ओल्ड वाइल वेन। मैं तो इस इंग्लिश का मतलब भी नहीं समझ पा रहा हूँ हरिशंकर जोशी जी, मेरी इंग्लिश बहुत कमज़ोर है, स्मृति ईरानी से भी कमज़ोर है। स्मृति ईरानी की बेहतर इंग्लिश है। दिलीप श्रेष्ठ जी लिख रहे हैं, प्लीज़ इंक्रीज पिक्चर टू 180p। हाँ, आप ये बात कह रहे हैं, कल ही मैंने पैकेज को थोड़ा शॉर्ट रिड्यूस किया, भाई 4200 रुपये लगते हैं, उसको हमने 1800 पे लाया और उसका स्क्रीन पर असर दिख गया। मैं देखता हूँ दिलीप जी आपकी बात। इंडिया इज ए ब्यूटीफुल कंट्री, इज इट ट्रूथ और लाई? इसमें कौन सा दो मत है कि भारत खूबसूरत देश है? बिल्कुल खूबसूरत देश है, दुनिया का सबसे समृद्ध देश है भारत, लेकिन इसका वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन इतना खराब है कि दुनिया के सबसे ज्यादा गरीब इसी देश में रहते हैं। अब इसको, इस सुंदरता को बनाए रखना, बचाए रखना हमारा दायित्व है। रुद्र जी लिख रहे हैं, बीजेपी अभी सबको कंफ्यूज कर रही है, एक तरफ से कंगना असम के सीएम और दूसरी तरफ स्मृति ईरानी। बहुत सही समझ रहे हैं रुद्र जी, कंफ्यूज करने चली है बीजेपी, लेकिन इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी है कि वो लोगों को कंफ्यूज करे? क्योंकि माहौल बदला है। बाबूलाल शर्मा जी लिख रहे हैं, प्रेम जी हरियाणा के रॉकी मित्तल ने कांग्रेस ज्वाइन करके सॉन्ग के माध्यम से माफी मांगी है, ये भी एक बहुत बड़ा चेंज है। देखिए बाबूलाल शर्मा जी, वो रॉकी मित्तल जो है ना, मौसम विज्ञानी है। अब तक हरियाणा में बीजेपी की सरकार थी, वो मोदी की जय जयकार गाना गा रहे थे। अब वहां कांग्रेस की सरकार आने वाली है, उन्होंने उसको भूल बता करके नई पारी शुरू करने की ठान ली है। तो रॉकी मित्तल जी के झांसे में हम आने वाले नहीं है। वो कलाकार हैं, पहले भी गा रहे थे, अब भी गा रहे हैं, पहले भी सरकारी संरक्षण था, आगे भी बना रहे, इसके लिए वो अपनी जुगाड़ कर रहे हैं। तो हम तो इसको इसी तरीके से देखते हैं, बाकी जो लोग जैसे देखें। दिलीप श्रेष्ठ जी लिख रहे हैं, गेटिंग ग्रेनी पिक्चर ऑन 720।
हाँ सही बात, लेकिन आपका पॉइंट मैंने ले लिया है, उसको मैं फिर ठीक करूंगा। स्ट्रेंथ ऑफ गांधी पॉलिटिक्स अनिल जी लिख रहे हैं, और मुनीराम यादव लिख रहे हैं शुभ प्रभात दोनों पत्रकारों को सादर, आपका भी स्वागत है। अखिलेश यादव से बेहतर राहुल गांधी के सलाहकार प्रमोद मांगकर जी, सोने चांदी का चम्मच लेकर पैदा होने वाले सफेद टी शर्ट में सड़क पर है और स्टेशन पर चाय बेचने वाला गरीब लाखों के सूट बूट में करोड़ों की जहाज में घूमता है। जन नायक कौन है? विजयी राम जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में बातों को रख दिया है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी यही भाषण दिया करते थे कि ये तो चांदी के चम्मच लेकर पैदा हुआ शहजादे हैं। देखिए वो शहजादा आज सड़कों को माप गया, हिंदुस्तान को पैदल चलकर माप गया, और आप जो चाय पीने वाला, चाय बेचने वाला गरीब खुद को बताया करते थे, बर्तन मांजने वाली माँ का बेटा खुद को बताया करते थे। सूट बूट ने आपको इतना आकर्षित कर लिया, हवाई जहाज ने आपको इतना आकर्षित कर लिया, विदेश यात्राओं ने आपको इतना आकर्षित कर लिया कि आप आम जनता से दूर हो गए। विजय राम जी ने बहुत बड़ी बात कह दी है। भाजपा में अब कंगना आ गई है, स्मृति ईरानी की अब कोई जगह नहीं पार्टी में। राठौर जी कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी की जगह कंगना ने ले ली है। इस्लामिक स्टेटस, मोती भैंस गैस वाली अब दूध देना बंद कर दी है, बॉडी वीक हो गई है। सो यानी जो परिस्थिति बदली, इसके कारण स्मृति ईरानी भी बदली है। रेवन्ना रेपिस्ट ने कंगना रनौत को पानी पिला के, ओहो बेकार की बातें न लिखें यहाँ। मौसम वैज्ञानिक बाबूलाल शर्मा जी लिख रहे हैं, और अमौर विधान, बल्कि उस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अमौर विधानसभा के अमौर ब्लॉक में सीईओ कर्मचारी अपने आप को डीएम समझता है। ये सारी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लेकिन हम आपको अब वो बयान, उससे पहले एक मेरे पास कार्टून है, वो कार्टून का मैं प्रदर्शन करना चाहता हूँ। ये जो कार्टून है इसको आप जरा गौर से देखिए। इसमें नीचे मणिपुर लिखा हुआ है, ऊपर चारों तरफ से गिद्ध बैठे हैं, महिलाएं नग्न हैं। इंडिया में दोनों आई की जगह पर महिला है, नग्न महिला है, और गिद्ध उनको नोचने के लिए चारों तरफ से मंडरा रहे हैं। और नीचे मणिपुर है जो इशारा कर रहे हैं, बता रहे हैं इस घटना के माध्यम से कि पूरा इंडिया, आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मणिपुर की घटना ने पूरे इंडिया को मणिपुर बना दिया है। मणिपुर की हम अनदेखी करते रहे, और उस अनदेखी का अंजाम ये हुआ कि पूरा भारत मणिपुर बन गया। आप इसका चाहे जिस तरीके से मतलब निकालें, लेकिन बहुत गंभीर ये चित्र, ये व्यंग्य, ये तस्वीर बहुत कुछ बातें कहती हैं। तो जोशी जी, पहले इस तस्वीर पर हम आपसे प्रतिक्रिया लेना चाहते हैं जो हमने आपको दिखाई। इस तस्वीर को देखकर आप क्या व्याख्या करते हैं, क्या देख समझ रहे हैं, समझाइए दर्शकों। म्यूट हैं आप, म्यूट हैं आप। प्रेम जी, ये जो तस्वीर जिस भी कार्टूनिस्ट ने या कलाकार ने चित्रित की है, वो सीधे सीधे महामहिम को दिखाने के लिए एक आईना बनाया है। कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो बयान दिया था कि बहुत हो गया, भय लगता है, भयभीत हूं मैं, वो उन्हें कोलकाता की जो लगभग 21 दिन पहले जो एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ में विभत्स घटना हुई थी, उसके बाद वहां हो रहे प्रदर्शन, हिंसा, राजनीति और जो भी वहां हो रहा है,
तो उन्होंने उस पर वो एक पीटीआई को दिए साक्षात्कार में कहा। अब सवाल उठता है कि हर व्यक्ति सोच रहा है कि उन्हें कोलकाता में जो हो रहा है उसमें डर लगता है, बहुत हो चुका, भयभीत है, वो डरी हुई है। अब देश का सबसे मतलब ऊंचे आसन पर बैठा हुआ व्यक्ति ये कहे कि वो भयभीत है, वो डरा हुआ है, तो फिर भैया इस देश में निडर कौन है, पहले तो ये बताया जाए। अगर आप भी डरी हुई है, सक्षम है, तो आप मतलब फिर निडर कौन है। नंबर 2, उन्होंने कहा ये मणिपुर आपको दिखाई देता है, दिखाई दिया नहीं दिया? आपको दमलापुर दिखाई दिया नहीं दिया? आपको उत्तर प्रदेश में टंगे हुए लड़कियों के 2 शब्द दिखाई दिए? आपको हाथरस दिखाई दिया? आपको क्या दिखाई दिया? आपको बिहार में उस बच्ची के साथ में जिस तरह से उसके माँ बाप के सामने उसके घर से उठाकर उसके अंग प्रत्यंग को निर्ममता से गोदा गया, काटा गया, जिस तरीके की उसकी उसका शव मिला, मतलब ऐसे घृणित कारनामों पर कभी आपको दुख हुआ? नहीं हुआ। आज आपको भय लगता है, आप सहम जाती हैं। तो ये बात है, जनता ये सवाल पूछ रही है, हर व्यक्ति अपने तरीके से सवाल पूछ रहा है, और ये जिसने भी बनाया है मैं उसको 100 सलाम करता हूं कि उन्होंने बहुत प्रतीकात्मक तरीके से उसका जवाब दिया है। और प्रेम जी, ये जो सब चल रहा है देश में, चाहे हाथरस कांड हो, चाहे वो यूपी में, आंकड़े बताते हैं कि 89 घटनाएं रेप की रोजाना हो रही हैं इस देश। उन 89 घटनाओं में से रोज 89 घटनाएं हो रही हैं, और वो उन्हें अपने राष्ट्रपति के कार्यकाल में सिर्फ एक कोलकाता नजर आया, वहीं से डर लगता है उन्हें। वहां जिस तरीके की राजनीति हो रही है और जिस तरह के विजुअल आपने दिखाए थे प्रेम जी, वो साफ बताते हैं कि किस तरीके से वहां पर अराजकता फैलाई जा रही है। वहां पर लोग प्रायोजित ढंग से, पुलिस अगर लाठियां चलाती, पुलिस अगर वहां पर अत्याचार करती, तो ईंट फेंकने वालों की हिम्मत नहीं है, सामने पुलिस खड़े हैं और वो निडर होके लड़के लड़कियां आंदोलनकारी जो भी हैं वो ईंट फेंक रहे हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि बहुत सभ्य तरीके से, बहुत मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए ममता बनर्जी ने बहुत कुशाग्रता के साथ, बुद्धि के साथ पूरा बंद और प्रदर्शन और उनके इरादों को विफल किया है। अगर वहां पर खून की 4 बूंद भी दिखाई दे जाती तो आप समझ सकते थे पटकथा तैयार थी, बह लग रहा है, सब काम हो रहा है, तो पटकथा लिखी जा चुकी है। इरादा वही है, कोलकाता में ममता बनर्जी की चुनी हुई सरकार को अपदस्थ करना है, उन्हें हटाना है, उनको वहां से भगाना है। और देखिए जिस तरह से प्रपंच रचे जा रहे हैं, जिस तरीके से मतलब आंखें जो है वो सिर्फ उनको मछली की बाईं आंख दिखाई दे रही है, वहीं पर डर लग रहा है। मछली की बाईं आंख के अलावा उन्हें कुछ नजर नहीं आ रहा। उनके एक एक करके वो जिस तरीके से पहले केजरीवाल का विकेट गिरा और विकेट गिरे, उन्हें जेल में डाला, वो हेमंत सोरेन को भी डाला था, और वो अब उनकी नजर में सबसे अगर कोई खटकता है तो उनकी नजर में खटकती है ममता बनर्जी और उनकी टीम। उनकी नजर में खटकती है महुआ मोइत्रा, उनकी नजर में खटकते हैं कल्याण बनर्जी, उनकी नजर में वो आदमी खटकता है जो उनसे सवाल पूछता है, जो अडानी पर सवाल पूछता है, जो अंबानी पर सवाल पूछता है, जो मोदी साहब के परिवार पर सवाल पूछता है। मोदी साहब के जो परिवार है, मोदी साहब की जो हिस्सेदारी है, भागीदारी है, वो उनकी जो प्रतिबद्धता है वो किसके प्रति है? आप सब पूरी देश जानता है इसके प्रति। हमारे टैक्स के पैसों से, हमारे पैसों से, आपके पैसों से महाराष्ट्र में बंदरगाह विकसित किए जा रहे हैं, और उसका उपभोग कौन करेगा? दे दिए जाएंगे अडानी को इस्तेमाल करने के लिए। यानी पैसा हमारा, खून पसीने की कमाई हमारी, टैक्स का पैसा हमारा, और मजे लेंगे मोदी जी का परिवार। मोदी जी के परिवार में है कौन? मोदी जी का परिवार तो वही है ना जिनके साथ उनकी हिस्सेदारी है। तो ये सारी चीजें, ये जो कार्टून है वो एक तरीके से बहुत चुभने वाला है, और आपने बहुत
इससे ज्यादा मतलब इतनी आसानी से इस एक चित्र ने कई हजार पृष्ठ की इबारत लिख दी है। उन्होंने खुलासा 1000 पृष्ठ का कर दिया है। इसलिए मतलब एक फोटोग्राफ, एक चित्र, एक कार्टून कई सौ पेजों की किताब पर भी भारी होता है। जी प्रेम जी जोशी जी, हमारे दर्शकों ने भी बहुत प्रतिक्रियाएं इस कार्टून पर व्यक्त की हैं। सेव डेमोक्रेसी, सेव डॉटर्स लिख रहे हैं इस्लामिक। बाबूलाल शर्मा लिख रहे हैं कार्टून एक्सप्रेसिंग ट्रूथ सिनेरियो ऑफ आवर कंट्री, रियली इट इज वेरी शेमफुल। और इस तरीके से भारत की सच्चाई बयां की है इस तस्वीर में। इस्लामिक स्टेटस का लिखना है, मानना है चाय बेचते बेचते अब देश बेच रहा है। हाथरस वाले बाबा का क्या हुआ, सब माफ, वाह मोदी योगी। और बेटियां अनमोल हैं, सेव डॉटर्स। लगातार प्रतिक्रियाएं। अशोक शर्मा जी लिख रहे हैं यह कार्टून नहीं, विभीषिका की विभत्स सच्चाई है। मोहम्मद आलम लिख रहे हैं सर, वी वंडर एज टू व्हाई आवर प्रेसिडेंट क्लोज्ड हर आईज ऑफ मणिपुर women harassment and rape and murder in broad daylight. The country wants to know. She seems to be biased and partial. It's shameful. राठौर जी लिख रहे हैं हम हमें डरी हुई प्रेसिडेंट नहीं चाहिए मैडम। प्रेसिडेंट को तुरंत स्टेप डाउन कर जाना चाहिए अपने पद से। इंडियन लिख रहे हैं केजरीवाल जी जेल में क्यों रखा जा रहा है? क्या उन्हें अगले प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए प्रिपरेशन की जा रही है? स्टेटस इस्लामिक स्टेटस, भारत साफ नहीं है, सेफ नहीं है। सेफ नहीं है, सेफ नहीं है। इस्लामिक स्टेटस केजरीवाल के लिए जिंदाबाद भी लिख रहे हैं। रुद्रा लिख रहे हैं कि इंडिया में रेप इंसिडेंट रजिस्टर नहीं होती, नहीं तो इंडिया टॉप 10 में रहता। टॉप 10 में ही क्यों, और भी रैंकिंग बढ़ जाती, क्योंकि आप बलात्कार की आंकड़े की बात कर रहे थे ज्योति जी। सर रुद्रा जी से कहिए कि भारत विश्व गुरु होता। आप थोड़ी देर पहले आंकड़े की बात कर रहे थे, वो आंकड़ा पुराना आंकड़ा है, नया आंकड़ा तो आया भी नहीं है 87 रेप पर डे का। और पुराने आंकड़ों में ही 2009 से 2019 के बीच उछाल को मैं देख रहा था कल एक वेबसाइट पर। तो ये पता चल रहा था कि देश में 10 जो टॉप के राज्य हैं जहां महिलाओं से बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, वहां बलात्कार की घटनाएं 2009 के मुकाबले 19 में कई गुना ज्यादा हो चुकी है। 2019 में ये आंकड़ा 23,000 से ज्यादा था 10 राज्यों में। इसका मतलब ये है कि हर राज्य में, इस टॉप 10 के राज्य में करीब 64 बलात्कार की घटनाएं तो सिर्फ इन 10 राज्यों में हो रही थी, वो भी पुराने आंकड़ों के मुताबिक। तो तब जबकि आंकड़े दर्ज नहीं किए जाते। और मैं बहुत जल्दी उत्तर प्रदेश की खबर पर भी आने वाला हूं, क्योंकि जो फर्रुखाबाद में घटना घटी, जबरदस्ती लाश उसी तरीके से जला दी गई जैसे आपको हाथरस में याद होगा। यहाँ भी घर से लाश ले जाकर के परिवार के विरोध में बिना बाप को साथ में लिए हुए लाश जला दी गई। और दोनों बच्चियां जो फांसी पर झूलती हुई पाई गई थी, और किसी को विश्वास नहीं होता कि ये सुसाइड है, लेकिन पुलिस उसे सुसाइड साबित करने में टिकी हुई है। परिवार कह रहा है कि ये सुसाइड नहीं है, उस पर भी हम बात करेंगे। आगे सुशील विश्वकर्मा जी कह रहे प्रेसिडेंट महोदया पूरे देश की हैं, जब मणिपुर पर कुछ नहीं बोला बंगाल पर भी चुप रहती। रुद्रा लिख रही हैं कि स्वीडन जैसा कंट्री टॉप 10 में आती है रेप केस में। इट्स कवर सॉन्ग लिख रहे हैं, राहुल गांधी के प्रति प्यार जता रहे हैं। मोहम्मद आलम लिख रहे हैं सर, कैन ए प्रेसिडेंट बी बाइज्ड ऑन सेम इश्यूज इन बीजेपी गवर्निंग स्टेट्स एंड इन नॉन बीजेपी स्टेट्स? इफ इट इज दैट इट्स शेमफुल, लेट मी से। शर्मनाक है, ऐसा कह रहे हैं मोहम्मद आलम जी। सुरेश चांद जी लिख रहे हैं कार्टून में एनडीए को स्पेशल हाईलाइट किया है। एनडीए को देखिए, ये बात बहुत हमने ध्यान नहीं दी थी। सुरेश चांद जी ने लिखा है इंडिया में 2 आई महिलाओं के बने हैं, इसकी जगह छोड़ दीजिए तो क्या दिखता है? एनडीए नजर आ रहा है।
तो ये एनडीए शासनकाल का इंडिया है। और ये सुरेश चांद जी ने देखा है। बहुत बहुत आभार सुरेश जी, आपने एक नया नजरिया से देखा जो हम देख नहीं पा रहे थे। पूनम सेठ जी लिख रहे हैं, पीपल ऑफ इंडिया हैव बिकम सो अवेयर ऑफ पॉलिटिक्स नाउ दे हैव स्टार्टेड थिंकिंग हु इज गुड फॉर देम एंड क्रेडिट गोज टू यू पीपल आल्सो टू मेक पीपल अवेयर। लोग अब जानने लगे हैं कि सही क्या है और गलत क्या है, और इसमें सोशल मीडिया की भी एक भूमिका है, पूनम सेठ जी कह रहे हैं। विजय राम जी का कहना है, कलाकार ने तस्वीर के माध्यम से क्या महामानव को नंगा नहीं कर रहा है। जो घटना मणिपुर में घटी, आज वह इतना विकास कर चुकी है कि पूरे भारत में फैल गई है। महामानव के शासन प्रशासन को प्रदर्शित किया है। राहुल गांधी के लिए प्यार का इजहार, अमर शुक्ला जी लिख रहे हैं, राहुल गांधी हैज हाईजैक्ड द एजेंडा ऑफ मिस्टर नीतीश कुमार। भूपेंद्र जी लिख रहे हैं, इस पार्टी में सब हैं एक दूसरे के गुरु, मोदी जी का जादू खत्म, स्मृति जी का जादू शुरू। भूपेंद्र लिख रहे हैं, उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी को कब न्याय मिलेगा। और अशोक शर्मा जी लिख रहे हैं, हरि जी, यह कार्टून संसद के दरवाजों पर चस्पा किया जाना चाहिए, आते जाते दिखाई दे तो माननीयों को आते जाते दिखाई तो दे ये कार्टून। ये कह रहे हैं अशोक शर्मा जी। बाबूलाल शर्मा जी सुरेश जी को थैंक्स भी लिख रहे हैं। और सुशील विश्वकर्मा जी लिख रहे हैं, जिसमें बीजेपी करकट ये नेता इन्वॉल्व होते हैं, बीजेपी कार्यकर्ता या नेता इन्वॉल्व होते हैं, उसकी जांच नहीं होती, अंकित भंडारी ही क्यों ना हो। ये प्रतिक्रिया है इस घटना पर। अब मैं वो उस बयान को एक बार दोबारा सुनाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता पूर्व मंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार को अब तक का सबसे नकारा मुख्यमंत्री बता रहे हैं। तो इस बाइट को सुनते हैं और तब थोड़ी सी चर्चा। मैं तो लोगों से यही कहता हूं, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का हूं, लेकिन मैं कहता हूं योगी जी जितने भी मुख्यमंत्री थे, सारे मुख्यमंत्रियों से बेकार नकारा। इतना पैसा चल रहा, अगर इससे बढ़िया मायावती थी जिसके समय में पैसा बंद हुआ था करते। मैं डरता नहीं हूं कि हुआ की, तो मैं सबको कह देता हूँ। तो ये निडर होकर के सब कुछ कह रहे हैं और मीडिया में सुबह से ये हेडलाइन चल रही है, योगी आदित्यनाथ से अच्छी सीएम मायावती थी। आप देखिए, मायावती सरकार में कम से कम रिश्वतखोरी थी। बीजेपी विधायक विवेक वर्मा के पिता है राम सरन, पूर्व मंत्री राम सरन वर्मा का अपनी ही पार्टी पर हमला। ये टीवी में चल रही है खबर जो हम दिखा रहे, पूर्व मंत्री राम सरन वर्मा का अपनी सरकार पर हमला। अब तक के सीएम सबसे बेकार और नकारा राम सरन, योगी आदित्यनाथ से अच्छी सीएम मायावती थी। क्या कहेंगे आप हरि जोशी? नहीं, वो ऐसा है राम शरण जी, जिस परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं उसमें आप एक तो रिश्वतखोरी की बात वो कर रहे हैं, कम रिश्वतखोरी थी, ये बात सही है कि जिस काम में 5% की कमीशन थी अब वहां 35% की कमीशन है। बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्टर जो सड़क निर्माण, पुलिया निर्माण, नगर निगम के निर्माण कार्य इनमें लगे रहते थे, उन्होंने अब काम छोड़ दिया है। अब वहां पर गुजराती लॉबी आ गई है और उनका कहना है कि इस इतनी ज्यादा चढ़ावा चढ़ाने के बाद में हम सड़क तो बनाकर नहीं दे सकते। वो शिवाजी का पुतला ही होगा जो खड़ा कर दिया जाए और कुछ ही महीने बाद में वो पुतला खिसक जाए हवा से और वो हो जाए, जिसे माननीय प्रधानमंत्री ने किया था, जिसका लोकार्पण प्रधानमंत्री ने किया था, स्वयं किया था, वो हो जाए। तो इस तरीके से रिश्वतखोरी तो 5 की जगह 50 है, पुलिस निरंकुश है, प्रशासन जो है मनमर्जी कर रहा है, ये बातें उनकी सारी सही है। लेकिन मैं आता हूं उस घटना पर फर्रुखाबाद की जो जिसका जिक्र आप कर रहे थे। देखिए, उसके पिता ने बहुत वाजिब सवाल उठाया है कि नंबर 1 ये कि वो जिस पेड़ पर आत्महत्या करने के लिए चढ़ी वो बेलपत्र का पेड़ है,
यानी बेल जो एक फल होता है, उस जो बेल पत्र जो है वो शिव जी को अर्पित किए जाते हैं जलाभिषेक के समय, उन्हें बड़े प्रिय हैं। तो बिल्व वृक्ष जिसको कहते हैं, वो पेड़ पर वो चढ़कर उन्होंने आत्महत्या की। और उस पेड़ में मेरे घर के सामने लगा हुआ है, मैंने लगाया था, उसमें इतने कांटे होते हैं आप उसकी किसी टहनी को पकड़ भी नहीं सकते हैं। तो ऐसे मतलब उन्होंने आत्महत्या के लिए वही पेड़ क्यों चुना? आसपास में कुछ और पेड़ भी थे जिन पर वो लटक कर। फिर दूसरी बात यह है कि इतनी क्या जल्दी आ रही थी कि आपने उसके अभिभावकों को, उसके घर वालों को आने भी नहीं दिया, उससे पहले ही दाह संस्कार कर दिया। तो सवाल तो उठेंगे ही। आपने हाथरस में भी यही किया था, आपने हाथरस में टायरों के ऊपर उस दलित महिला को जलवा दिया था। क्यों जलवा दिया था? क्यों? आपको उन दबंगों को बचाना था, उन ठाकुरों को बचाना था। सीधी सीधी बात आप सुन लीजिए, जिनसे आप बहुत प्रेम करते हैं। तो इस तरह से निश्चित तौर पर वो जो कह रहे हैं वो उसमें वो कोई गलत नहीं कह रहे हैं। और सब कुछ लुटाकर होश में आए तो क्या हुआ साहब वर्मा जी। दूसरी बात और है प्रेम जी, योगी राज खराब नहीं है। आपके लिए उन्होंने घोषणा कर दी है, आप चाहें तो लड्डू खा सकते हैं, मलाई खा सकते हैं, खुरचन खा सकते हैं, पेड़ा बर्फी सबका इंतजाम है। बस आपको एक काम करना होगा, आपको योगी जी की स्तुति लिखनी होगी, आपको ये वाला चश्मा बदलना होगा, काला चश्मा लगाना होगा, और आपको बदले में महीने में कई लाख रुपए मिल सकते हैं। मतलब न्यूनतम से अधिकतम तक का वो मामला है। आप मतलब भर भर के ले जाइए। अरे मेरा पैसा आपकी प्रशंसा के लिए प्रेम जी को लुटाओगे क्या? ये कौन सा भैया वो है? और एक चीज और है कि अगर उसमें आपने देशद्रोह की बात की, अगर आपने घृणा फैलाई, अश्लीलता फैलाई, तो दंडित किया जाएगा। तो उसके लिए दंड के प्रावधान है। ऐसा फैसला सर, वो उसे व्याख्या कौन करेगा उसकी? कि अगर मैंने कहा कि मेरे टैक्स का पैसा, मेरी खून पसीने का पैसा आप प्रेम जी को मलाई खिलाओगे उससे अपनी प्रशंसा करवाने के लिए, तो सर ये देशद्रोह है, राज्यद्रोह है, किस उसमें आता है? आप खुद डिफाइन कर दीजिए प्रेम जी। आपको तो मैंने खिला दिया हो। तो ये अंधेर नगरी चौपट राजा, टकासेर भाजी टकासेर खाजा। तो सर ये स्थिति है देश से। हरि जी, जो योगी आदित्यनाथ ने योजना पेश की है पत्रकारों के लिए, सोशल मीडिया के लोगों के लिए, ट्विटर में अगर 1 लाख से ज्यादा आपके फॉलोअर हैं, 5 लाख से ज्यादा फॉलोअर हैं, तो आप अगर उनके लिए कुछ प्रचार कर दीजिए तो पैसे कमाने के अवसर हैं। यूट्यूब में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। और जो देशभक्त कहलाएंगे वही जो योगी आदित्यनाथ जी की तारीफ करेंगे, आप खिलाफ में दिखाएंगे तो आपको तो जेल में डाल देगा, हमको तो जेल में डाल देगा। फिलहाल हम एक ऐसा वीडियो दिखा रहे हैं जो पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है, और पूरे देश में ये वीडियो देखकर दिल दहल जाता है कि दादी और पोता को एक जीआरपी की लेडी अफसर और जेंट्स अफसर बेतरतीब तरीके से पीट रहे हैं, और वो दलित है, उसकी कोई सुनवाई नहीं, उसकी कोई आवाज नहीं। आखिर ये कब तक चलेगा? आप इसको देखिए और उसके बाद प्रतिक्रिया बात करेंगे।
ऐसा कौन सा गुनाह होगा जिसमें इस तरीके से महिला पुलिस अफसर दादी को पीटती है, पोते को पीटती है, दोनों को एक दूसरे के सामने पीटती है, उसके बाद जीआरपी के जवान आते हैं, वो ताबड़तोड़ हमला करते हैं, मारते हैं। ऐसा क्या गुनाह कर दिया उसने, और ये सजा देने वाले हैं कौन? ये गरीब, मजलूम, लाचार, दलित, इनको कोई कभी भी पीट दे, कोई भी इन पर पेशाब कर दे, कभी भी इसकी हत्या हो जाए, जंगल में फेंक दिया जाए, फांसी पे लटका दिया जाए, नदी में बहा दिया जाए, ये सारी घटनाएं दलितों के साथ हो रही है। और ये फर्रुखाबाद की जो घटना आप जिक्र कर रहे थे, दोनों बहनों को के पेड़ से लटकने की, वो भी वही घटना है। ये लगातार जो दलितों पर अत्याचार जारी है, इस तस्वीर पर प्रदेश का प्रबुद्ध समाज, देश की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जो आदिवासी समुदाय से आती हैं, वो खामोश क्यों हैं? अब तो हम ऐसी तस्वीरों पर सवाल निश्चित रूप से राष्ट्रपति जी से पूछेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति जी अब इन सवालों पर बोलने लगी हैं। वो बंगाल में बोल रही हैं, तो अब उनको कटनी और मध्य प्रदेश में भी बोलना होगा, उत्तर प्रदेश में भी बोलना होगा। क्या कहेंगे आप हरि जोशी जी? सर, मैं निशब्द हूं, बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है शेष। स्थितियां ऐसी हो गई हैं कि आदमी सोच रहा है कि वो कहे क्या, बोले क्या। चारों तरफ जिस तरह के तमाशे हो रहे हैं, हमारे एक दर्शक हैं साथ में जुड़े हुए हैं, साथी रुद्रा, वो कह रहे हैं कि वो दलित हैं इसलिए नहीं पिट रहे हैं, आप क्यों कह रहे हैं दलित हैं? तो क्या कहें? बोले गरीब होता तो वो तो भी पिटता। सर, बात ये नहीं है, वो दलित है तो कहा जा रहा है दलित है। ये बात सही है कि दलितों के साथ और सवर्णों के साथ में पिटाई में भी भेदभाव होता है। प्रेम जी। बिल्कुल बिल्कुल, हम कुछ प्रतिक्रियाएं ले लेते हैं। सुमित कुमार जी लिख रहे हैं, योगी इज ट्राइंग टू शो दैट द बिल विच सेंटर कुड नॉट पास, ही हैज डन इट लाइक ही इज द अल्टरनेट एंड मोर पावरफुल देन पीएम। ये एक संदेश दे रहे हैं योगी आदित्यनाथ की, जो काम केंद्र सरकार नहीं कर सकी वो राज्य सरकार कर रही है। समीर शर्मा जी लिखे, देर आई दुरुस्त आई अकल, शायद अपना प्रतिबिंब कंगना में देखकर जो थोड़ी बची है वो शर्मा गई होगी। समीर शर्मा जी लिख रहे हैं। रुद्र लिख रहे हैं, सर ये दलित है इसलिए पीट रहे हैं, ये सब ना बोलें। यही सच है रुद्र जी, ना बोलने से सच्चाई थोड़ी खत्म हो जाएगी। गरीब कोई भी जाति का हो उसको सताया जाता है, लेकिन दलित तो अनिवार्य रूप से ज्यादातर लोग दलित गरीब ही हैं, और इस वजह से उनको इवन दलित पढ़ लिख जाते हैं तब भी उनको सताया जाता है। सरपंच हो जाने पर उनको कुर्सी पर बैठने नहीं दिया जाता है, बड़े अफसर हो जाने पर शादी में घोड़ी पर चढ़ने नहीं दिया जाता है, पुलिस अफसर होने के बावजूद मूछें कटवा दी जाती हैं। ये सारे मामले दलितों के साथ होते हैं, इसलिए आप दलित बोलने पर आपत्ति ना करें, बल्कि ऐसे मामलों पर आगे बढ़कर बोलें कि यहाँ दलित हैं तो अत्याचार नहीं हो। सुमित कुमार कह रहे हैं, शेम एंड too horrific to see Katni incident. How come this Savarn lady touched Dalit? मारने का तो अधिकार इनको मनुस्मृति ने दिया है। मोहम्मद आलम जी लिख रहे हैं, let us see what interpretation Godi media gives on Smriti Irani remarks. I am sure they will make otherwise comments to make Modi happy. This is the trick of mainstream media, the chamcha media. बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। सुमित कुमार जी लिख रहे हैं, क्या हो प्रेसिडेंट विल गिव पद्मश्री अवार्ड टू कटनी लेडी। रुद्रा लिख रहे हैं, इन पे 10,000 का रिवार्ड था, इन पे 19 क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड था। ये सब जानकारी आपको मिल गई है, तो क्या सजा देंगे इस तरीके से? इसको क्या सही ठहराया जाएगा? 10,000 का इनाम तो किसी पर भी आजकल रख दिया जाता है। चलिए आज की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। हरिशंकर जोशी जी, आप हमारे साथ जुड़े, और आप तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार जो लगातार हमारे साथ चर्चा में शिरकत करते रहे। और हमें दीजिए इजाज़त,
और अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइए। इसी आग्रह के साथ हमें दीजिए इजाजत।